सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे असहाय हमारे नगर निकाय इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। यानी कि हमारे शहर के जो लोकतांत्रिक प्रणाली से संबंधित संस्थान हैं, जिन्हें हम नगर निकाय कहते हैं, उन पर बात करने जा रहा हूं। और मैं ये जो बात करने जा रहा हूं, इसमें मैंने असहाय शब्द का प्रयोग किया है। ये मेरा अपना निष्कर्ष नहीं है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है और वह रिपोर्ट भी किसी प्राइवेट संस्था की नहीं है। वह रिपोर्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। उसी पर हम आज बात करेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो लोकतंत्र का जो तीसरा स्तर है, एक तो केंद्र का स्तर हो गया संसद, दूसरा स्तर विधानसभा का है, और जो तीसरा स्तर है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, स्थानीय निकायों का। जब हम स्थानीय निकायों की बात करते हैं तो हम दरअसल उसे दो भागों में विभाजित करके देखते हैं। पहला है शहरी नगर निकाय और दूसरा है ग्रामीण नगर निकाय, जिनमें पंचायत वगैरह आती हैं। हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वह शहरी नगर निकाय पर करने जा रहे हैं। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करें, मैं सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जामिनेशन की तैयारी की बात कर रहा हूँ, तब आपको बकायदे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने का मतलब है कि परीक्षाओं में जिन टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी स्थिति क्या है। यानी कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे लगभग हर साल प्रश्न आ जाते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे कभी कभी आते हैं, और कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जिनसे कभी प्रश्न पूछे ही नहीं जाते लेकिन वो आपके सिलेबस में हैं। तो जब हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करके अपनी तैयारी करते हैं तो जो हमारी तैयारी होती है वो बहुत ही ठोस तरीके से होती है। तो इस आधार पर जब इस टॉपिक की हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, तो हमें लगता है आप निष्कर्ष के रूप में पाएंगे प्री एग्जामिनेशन में और मेंस में भी शायद ही कोई वर्ष आपको ऐसा मिलेगा जिस वर्ष इस टॉपिक से प्रश्न न पूछा गया हो। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, प्री का भी और मेंस का भी। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आपसे ये कह रही है कि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। चलिए, प्रमाण के तौर पर हम पिछले साल मेंस के पेपर में पूछे गए प्रश्न को देखते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर है नंबर 2 जनरल स्टडीज का। देखिए प्रश्न क्या है। स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में आपको लिखना है। Analyze the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies. Answer in 150 words. मैं देखिए आपको जो प्रश्न पढ़ करके सुनाता हूं वो केवल इसलिए नहीं कि आपको विश्वास हो जाए कि इस पर प्रश्न पूछा गया है, बल्कि उससे भी कहीं महत्वपूर्ण इसलिए मैं पढ़कर सुनाता हूं कि आपको ये पता लगे कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति किस तरीके की है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार ही फिर हम उस टॉपिक को तैयार करते हैं, उस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं सीधे कैग की रिपोर्ट पर। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कैग ही कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। दोस्तों, ये पहली बार है कि शहरी निकायों पर कैग ने अपनी रिपोर्ट दी है। और रिपोर्ट का आधार क्या है? 2। नंबर 1 कि आपको ध्यान होगा कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? 1992 में ये अधिनियम लागू हुआ था राज्यों में, ये शहरी निकायों पर है। तो उस अधिनियम में कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या क्या अपेक्षाएं की गई थी शहरी निकायों के लिए, और जो दूसरा उसका भाग है जो हम समझने के लिए कर रहे हैं वो ये कि उनमें से किन्हें लागू किया गया, शहरी निकायों की वास्तविक स्थिति क्या है। देखिए, जो संशोधन लाया गया था 74वां संविधान संशोधन, उसका उद्देश्य तो यही था कि हमारे जो शहरी निकाय हैं वो ज्यादा पावरफुल बने, ज्यादा सक्षम बने, योग्य हो सकें, अपने शहर की समस्याओं के निदान कर सकें और सुशासन उपलब्ध करा सकें, गुड गवर्नेंस दे सकें। क्या वो ऐसा कर पा रहे हैं? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नो डाउट कि कुछ उनकी अपनी गलतियां हैं, अपनी कमजोरियां हैं,
लेकिन यहाँ जो कैग ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है वह यह है कि संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए जो कहा गया था राज्यों से कि आप उनके लिए ऐसा कीजिए, राज्य उनके लिए वैसा कर ही नहीं पा रहे हैं। और फिर जो हमारे शहरी निकाय हैं उनकी अपनी कुछ कमियां हैं, उनकी अपनी कुछ कमजोरियां हैं। जैसे उनकी जो अपनी कुछ कमजोरियां हैं उनमें जो दो सबसे बड़ी कमजोरियों की ओर कैग ने इंगित किया है, पहला तो यह है कि जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उन्हें जो पैसा दिया जाता है, एक तो चलिए वो अपने लेवल पर जनरेट करते हैं, तो वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं। आप अक्सर पढ़ते होंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब रहे, यहां तक कि जो उन्हें पैसा अनुदान के रूप में जैसे केंद्र सरकार देती है और दूसरे एजेंसी से मिल जाती है बाई दी वे, तो उसका वो केवल 61% खर्च कर रहे हैं, खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं पैसा, और पैसे का रोना रोते रहते हैं। जो दूसरी कमी की ओर इशारा किया गया है वह है कि उनके पास 37% स्टाफ की कमी है। सीधी सी बात है कि जब आपके पास स्टाफ ही नहीं है तो फिर पैसे का आप उपयोग कैसे कर सकेंगे। तो शहरों की हालत आप देख ही रहे हैं कि जो होती चली जा रही है। इसके बाद देखिए कि जो इसका दूसरा पार्ट हम लें कि राज्यों के लेवल पर क्या कमियां हैं, आइए हम उन्हें देखते हैं जो रिपोर्ट में बताई गई है। शहरी निकाय, इसमें जो है 17 राज्यों के 2625 शहरी निकायों को शामिल किया गया। इसमें से 1600 में सक्रिय निर्वाचित परिषद ही नहीं बनी है। कल्पना करके देखिए, 1600 में निर्वाचित परिषद ही नहीं है। तो भैया ये किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि निर्वाचित परिषद ही नहीं है? सिर्फ असम में है। अपवाद के रूप में मान लीजिए कि सिर्फ असम में है। दूसरा पॉइंट जो रेज किया है कैग ने वो ये है कि राज्यों से ये अपेक्षा की गई थी कि वे अपने अपने यहाँ निर्वाचन आयोग बनाएगी, और इससे भी बड़ी बात है कि निर्वाचन आयोगों को ये अधिकार देगी कि वो वार्डों का परिसीमन कर सके। राइट, तो पता लगा कि निर्वाचन आयोगों को ये अधिकार दिया ही नहीं गया है। केवल 4 राज्य हैं जिन्होंने ये अधिकार दिए हैं। देखिए यहाँ मैं 4 राज्य, 2 राज्य, 1 राज्य की बात कर रहा हूं। अगर वो आपके दिमाग में नहीं भी रहेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं। केवल 4 राज्यों ने अपने निर्वाचन आयोगों को वार्डों के परिसीमन का अधिकार दिया है, बाकी ने अधिकार ही नहीं दिया है। और अक्सर ये बात उठाई जाती है कि हमारे जो मेयर हैं वे कमजोर हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रहते हैं क्योंकि जनता उन्हें सीधे तौर पर नहीं चुनती है। अब ये कानून बनाना राज्यों के अधिकार में है कि आप देखिए कि आप अपने मेयर का निर्वाचन किस तरीके से करना चाहते हैं। तो जो सीधे चुनाव का जो अधिकार है नागरिकों को दिया जाए, शहर में रहने वाले नागरिकों को, कि वो अपना मेयर चुने, यह व्यवस्था केवल 5 राज्यों में है। बाकी राज्यों ने यह अधिकार ही नहीं दिया है अपने नागरिकों को कि आप सीधे तौर पर अपना मेयर चुन सकें। इससे भी जो बड़ी बात है ये देखिए कि बकायदे संविधान संशोधन अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी कि राज्य अपने यहाँ 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन करते रहे, नियमित रूप से गठन करें, जैसे कि केंद्र में वित्त आयोग होते। और ये जो वित्त आयोग है फिर ये बताएंगे कि राज्य और जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इनके बीच में धन का बंटवारा किस तरीके से हो, कैसे उसे मजबूत बनाया जाए। और राज्य उनका नियमित रूप से गठन ही नहीं कर रहे हैं, जबकि 74वें संविधान संशोधन में यह एक अनिवार्य व्यवस्था थी कि वे ऐसा करेंगे। तो दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। सामान्य तौर पर आप देखिए कि जब भी हम इस पर बातें करते हैं कि हमारे शहरी निकाय क्यों इतने कमजोर हैं, क्यों अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इन पॉइंट्स को रेज करते हैं जनरली। लेकिन यदि इस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आ जाती है तो बात ज्यादा दमदार हो जाती है। इसीलिए मैं चाहूंगा यदि आप अपने उत्तर में इनका उल्लेख करते हैं तो बकायदे रेफरेंस भी डालिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि किस तरीके से हमारे देश में जो नगरीय निकाय हैं वे सरकार के, राज्य सरकारों के काम चलाऊ रवैये के कारण लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही। एक बार अंत में फिर मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आप मेरे इस लेक्चर को सीरियसली लें और इसके जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स होंगे उन्हें नोट भी कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।